कि कैसे एक स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगा और अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस करके कैसे स्पर्म का डेवलपमेंट कर लेता है। भैया वृषण में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, और ये अर्धसूत्रीय विभाजन करके स्पर्म बनाता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे कि शुक्रजनक कोशिका जब प्राथमिक शुक्र कोशिका में कन्वर्ट होती है तो कौन सा विभाजन करती है? प्राथमिक से द्वितीयक कन्वर्ट करने में हमने कौन सा विभाजन किया? प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन। यही चीजें बार बार पूछी जाएंगी। हाय एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका आज का बायोलॉजी टीचर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, एक शानदार प्रक्रिया जिसके ऊपर सवाल आना ही आना है और इसे याद करने में इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आज आपको इसको सिंपलेस्ट वे में बताता हूं कि कैसे आखिर इसे पढ़ा जाए, कैसे किस तरीके से आप इसे समझे तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो सारे चीजें जिसके ऊपर सवाल आ सकते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए बॉस, एक बात एकदम क्लियर है कि कुछ चीजों के शॉर्टकट्स कभी नहीं होते। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका भी हम शॉर्टकट नहीं, एक ऐसा मतलब एक ऐसा कट बताएंगे, एक ऐसे रास्ता बताएंगे जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। बिल्कुल बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक जिसके ऊपर नीट में एक क्वेश्चन पक्का रहता है हर साल। उस टॉपिक को आज हम आसान भाषा में आपसे पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने की तीन चार चीजें होती हैं। कोई भी टॉपिक, कभी भी कोई भी टॉपिक आपके सामने नजर आए तो उसको अगर पूरा डिटेल में हर एक चीज पढ़नी है, शॉर्टकट पढ़ना है तो एक अलग मेथड है, बट अगर आप उसको डिटेल में हर एक चीज पढ़नी है तो उसके दो तीन चीजें होती हैं कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, ये प्रक्रिया कहां पर होती है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, दैट्स ऑल। ये तीन चीजें अपने दिमाग में पहले सवाल पैदा करिए। जब आप सवाल पैदा करेंगे तो जवाब आएगा और ऐसे बांट बांट के जब सवाल आप पैदा करते हैं खुद के दिमाग में तो वो जो जवाब आता है वो भी टुकड़े टुकड़े में आता है और उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को एक साथ, पूरे शुक्र जनन को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। आपको याद करने के लिए इसे याद करिए, एक बार हम इसके लोकेशंस को पूरा पढ़ लें, फिर ये कब स्टार्ट होता है इसको हम पढ़ लें, फिर इसमें कितने कितने गुणसूत्र होते हैं इस बात को याद कर लें, फिर इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं इसको याद कर लें, फिर हम याद कर लें कि इसमें कौन कौन से विभाजन होते हैं, एंड दैट्स ऑल। स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए हुए आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, शुक्र जनन प्रक्रिया है क्या? शुक्र जनन आपको जब ये चीज पढ़ने मिलेगी तो आप इसमें दो तीन चीजों को बहुत बहुत अजीब सा देखेंगे, एक ही तरीके के नाम जो हिंदी में बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया, हम यहां पर हेडिंग लिखा है हमने शुक्राणु जनन, बट हमें यहां पर जो स्टार्ट करना है, जो आज की हमारी जो प्रक्रिया है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो शुक्राणु जनन की जगह हम यहां पर लिख देते हैं शुक्र जनन। क्यों लिखना है शुक्र जनन? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे शुक्र जनन ही लिखा है, हमने इसे शुक्र जनन ही लिखना है, तो शुक्र जनन हमने यहां पर लिख दिया। इस प्रक्रिया का नाम ही है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, राइट। सो ये प्रक्रिया है क्या? सो इस प्रक्रिया की स्टार्ट शुरू होती है वृषण में। कहां पे स्टार्ट होती है बेटा? अगर हम इसकी परिभाषा बताएं तो वृषण में, मींस टेस्टिस में। ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है कहां पर? वृषण में स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इसके लिए कहें कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है एग्जैक्ट, तो वृषण में हमारे पास कुछ कोशिकाएं हैं जिनका नाम है शुक्राणुजन कोशिका। कुछ कोशिकाएं हैं जिनका नाम है शुक्राणुजन कोशिका। अगर हम इस कोशिका को अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? हम इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये क्या करता है? ये यहां पर एक जबरदस्त विभाजन करता है जिसका नाम है अर्धसूत्री। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कर शुक्राणु का निर्माण करता है। अगर हम एक शॉर्टकट पॉइंट ये याद रखें कि ये जो है शुक्राणु का निर्माण करता है, तो इसने शुक्राणु का निर्माण कर दिया। निर्माण की प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसपे स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर के प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये हमने इसका सबसे पहला पॉइंट समझ लिया कि यार ये है आज का हमारा टॉपिक कि कैसे एक
स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगा और अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस करके कैसे स्पर्म का डेवलपमेंट कर लेता है। पहला इंट्रो क्लियर है। ये थोड़ा ना समझ में तो भी चलेगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया का स्थान कहां पर है, वो लोकेशन बताइए जहां पर ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो ये होता है हमारे पास वृषण में। वृषण कहां है बॉस? वृषण होता है मेल में। वृषण का मतलब होता है नर मनुष्य की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बॉस? नर मनुष्य की बात चल रही है। इस पे दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि नर मनुष्य में दो वृषण होते हैं। दो वृषण या फिर एक जोड़ी वृषण आप इसे कहते हैं। तो आपने पहला क्लियर कर लिया कि यार परिभाषा क्या हो सकती है। दूसरा आपने वृषण देखा, वृषण होगा तो वृषण किसमें होता है? मनुष्य में। टेस्टिस किसमें होता है? मनुष्य में। तो आपने उनका लोकेशन पहले क्लियर कर लिया, स्थान क्लियर कर लिया। वृषण के अंदर क्या होती है बेटा? वृषण के अंदर होती है वृषण पालिका। अगर हम वृषण पालिका के बारे में बात करें तो इसके बारे में कहा जा सकता है 250 पालिका। 250 पालिका हर वृषण में होती हैं। 250 पालिका एक वृषण में होती है। मतलब आप ये कहें कि अगर आपने एक वृषण को उठा के देखा तो एक वृषण में होंगी। ओके, तो दूसरी चीज आपको याद हो गई कि एक ही वृषण के अंदर 250 पालिकाएं हैं, ये उनका संख्या याद हो गई। तो अगर आपसे मैं यहां पर क्वेश्चन पूछ दूं कि टोटल कितनी होंगी, तो टोटल एक मनुष्य में कितनी होंगी? ये क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछिए, बताइए कि अगर एक में 250 है तो एक मनुष्य में 200 टेस्टिस है, मतलब एक मनुष्य में 500 पालिका होंगी। राइट, 500 पालिका होंगी। ये कुछ कुछ चीजें जो अपने दिमाग से पूछते जाइए, अपने दिमाग को याद दिलाते जाइए और दिमाग से क्लियर करते जाइए। एक मनुष्य में वृषण कितना है? नर मनुष्य में, मेल में होता है हमेशा और हमेशा ये मेल में होगा। दो वृषण होते हैं, दो वृषण को कई जगह आप एक जोड़ी भी लिख सकते हैं, तो ये एक जोड़ी भी आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा। एक जोड़ी वृषण यानी दो वृषण। राइट, ओके। इसके बाद वृषण में कहा? तो वृषण के अंदर वृषण पालिका में। वृषण पालिका कितनी होती हैं? 250 पालिकाएं हैं हमारे पास। कितनी पालिकाएं बेटा? 250 पालिकाएं हैं एक वृषण में। तो दो वृषण मिला करके 500 पालिका हो गई। ठीक है, वृषण पालिका में कहा? वृषण पालिका के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है शुक्रजनक नलिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं कि ये जो है हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है बेटा जी इसका नाम? इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये आप अंग्रेजी में भी याद रखना है इसका। वृषण पालिका को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, क्या कहते हैं हम इसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और वृषण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं टेस्टिस। तो ये दूसरी बात याद हो गई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक पालिका में, किसमें बच्चों? एक पालिका में एक से लेकर तीन, एक से तीन शुक्रजनक नलिका हो सकती है। बोले अच्छा, क्या है ये? शुक्रजनक नलिका एक से तीन तक हो सकती है। नलिका होती है, एक से लेकर तीन तक होती है। बहुत ही शानदार। इसकी तारीफ में कुछ अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इज अ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया किस जगह पर होती है? तो एक एक करके हमने उसका डेप्थ बता दिया। मैं इतना पढ़िए, फिर रिकॉल करिए, खुद को याद दिलाइए, बार बार याद दिलाइए कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। भैया वृषण में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, और ये अर्धसूत्रीय विभाजन करके स्पर्म बनाती है। दैट्स ऑल। दूसरी बात, इसका स्थान कौन सा होगा? तो मनुष्य में होगा। मनुष्य में कौन? नर में होगा, मेल में होगा। मेल में किस में होगा? मेल में होगा, टेस्टिस के पास होगा, वृषण में होगा। वृषण में कहां? वृषण में वृषण पालिका में होगा। ओके, वृषण पालिका में कहां? वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिका में होगा। बहुत शानदार। अब यहां पर समझें कि मनुष्य में वृषण कितने होते हैं? तो एक जोड़ी वृषण होते हैं, ये हमने यहां पर साथ ही साथ पढ़ लिया। दूसरी चीज हमने पढ़ ली कि वृषण में वृषण पालिका कितनी होती है?
तो एक वृषण में 250, तो दोनों वृषण में 500 पालिका होती है। तीसरी बात, अच्छा तो ये वृषण पालिका में ये जो शुक्रजनक नलिका है ये कितनी होती है? ये एक पालिका में 1 से 3 होती है। तो अगर आप 250 में निकालें तो निकाल सकते हैं कि एक 250 भी हो सकती है एक वृषण में, और गुणित 3 कर दें तो 750 भी हो सकती है। वो कैलकुलेट करने का कहानी है। इतना मामला हमने सेट कर लिया। अब अगली कहानी ये है कि यार ये स्टार्ट कब होता है? ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये स्टार्ट कब होता है? इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है। ये स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों किशोरावस्था में। कब स्टार्ट होती है? किशोरावस्था। इसे अंग्रेजी में अगर हम कहें किशोरावस्था का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ, इसे हम कहेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था के दौरान। अब आप कहेंगे ये क्या होता है किशोरावस्था? तो किशोरावस्था के बारे में कहा जाता है कि मेल में 11 से 13 साल की उम्र में, ठीक है, 11 से 13 साल की जब उम्र होती है तब ये स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया इसका इंट्रो। ठीक है, नाम गांव पता हमने पता लगा लिया कि नाम क्या है, गांव क्या है, पता क्या है, कब कहां कैसे। ये 3 सवाल पहले आप अपने आप से पूछिए, याद हो जाएगा। और ये फुल डिटेल है बॉस, कहीं पर भी एकदम मतलब मैंने उसमें मिलावट नहीं की है, पूरा डिटेल है। जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए हर एक चीज इस नोट्स में लिखी है। और इस तरीके से पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि यार आप ट्रेडिशनली लिखें कि ये प्रक्रिया है, इसमें इतनी बालिकाएं होती हैं, इसमें इतने शुक्रजनक नलिका होती है, तो याद करने में थोड़ा सा ना देखने पे लगता है कि यही तो किताब में लिखा हुआ था, यही हमने भी लिख लिया, तो अलग क्या किया हमने? तो कुछ डिफरेंट टाइप के नोट्स आपको बनाने चाहिए। अगली प्रक्रिया, अब आते हैं मेन इस प्रक्रिया को समझने के लिए। जब आप इस प्रक्रिया को समझें तो इस प्रक्रिया में 3-4 चीजें बहुत ध्यान से पूछी जाती हैं साथ ही साथ में, कि भाई इसमें जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो शुरू कौन सी कोशिका से हुई, फिर किस में बदला, फिर किस में बदला, फिर किस में बदला, फिर किस में बदला, फिर किस में बदला। जब ये बदल रहा है तो इसने कौन सा विभाजन किया, जब ये विभाजन कर रहा था तो इसके पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, और इस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं। इन 4 बातों को एक साथ पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी कि शुरुआत हुई कैसे। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि वृषण के अंदर हमेशा से स्पर्म बनाने की क्षमता थी, नहीं थी। जब हम पैदा होते हैं तब भी हमारे पास, मेल के पास वृषण होता है, पर उसमें स्पर्म बनाने की, शुक्राणु बनाने की क्षमता नहीं होती। तो उस टाइम पे ऐसी कौन सी कोशिका है जो है उसके पास पर विभाजन नहीं कर रही है, स्पर्म नहीं बना रही है? तो मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि एक 8 साल का बालक है, 8 साल के बालक में स्पर्म बनाने की मां है जो बाद में स्पर्म बनाएगी, उस कोशिका का नाम होता है नर जर्म कोशिका। इस नर जर्म कोशिका को हम ये कहते हैं कि ये थोड़ी सी अपरिपक्व होती है। क्या होती है बालक? ये होती है अपरिपक्व। इसका क्या मतलब हुआ? अपरिपक्व का मतलब है कि अभी ये विभाजन विभाजन नहीं कर रही होगी, विभाजन विभाजन नहीं कर रही होगी। ठीक है भाई, जब ये विभाजन नहीं कर रही होगी तो अब इसके पास मान लेते हैं ये कब तक है, इसके पॉइंट पे यहां पर लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के मान लेते हैं 11 साल तक। ठीक है, ये विभाजन नहीं कर रही, या 0 से लेकर 11 साल तक ये मान लो विभाजन नहीं कर रही है। फिर अचानक से लगा कि यार हम लड़का हैं यार, स्पर्म बनाना पड़ेगा यार। तो इसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? शुक्रजनक कोशिका में। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश याद रखिएगा, रीजन है कि इंग्लिश में थोड़ा सा ना क्लैरिटी इसमें अच्छी आ जाती है। इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा सा और विभाजन करेगी और यहां पे संख्या बढ़ा लेगी। मान लो अगर ये एक थी, ये एक कोशिका थी, तो अब ये यहां पे 2 कोशिका बना लेगा। बोले अच्छा, अगर ये एक कोशिका थी तो अब ये यहां पर 2 कोशिका बना लेगा। इसने यहां पर शुक्रजनक कोशिका का खूब सारी संख्या बना लिया। अरे एक ही कोशिका अगर रहेगी तो वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? वही विभाजन कर गई तो वो तो खत्म हो जाएगी। तो हमें उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी कि भाई देखो मैंने उसको परिपक्व कर दिया है। पहले एकदम ऐसा छुई मुई सा कमजोर सा ऐसा 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 कुछ रहेगा, इसको हमने परिपक्व किया कि ए बाबू तुमको विभाजन करना है,
तो विभाजन करना है, तुमको कल जाके स्पर्म बनाना है, तो तुम थोड़ा खाओ पियो जी। तो इसको हमने परिपक्व कर दिया। फिर बोला कि अरे तुम तो एक ही हो, खत्म हो गए तो बोले तुम अपनी संख्या बढ़ाओ। बोले अब संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो इस बीच में हुआ क्या क्या? नर जन्म कोशिका, शुक्रजनक कोशिका और बहुत सारी शुक्रजनक कोशिका, यही हुई। नर जन्म कोशिका जो अपरिपक्व थी, बोली मैं ही तुमको बनाऊंगा। तो ये नर जन्म कोशिका ने शुक्रजनक कोशिका बनाई कि भाई चलो अब विभाजन कर लेना। ये जो विभाजन करने के लिए तैयार होगी तो बोले हमारे अकेले से क्या होगा? अभी से लेकर 50, 55, 60, 70, 80, 90 साल तक आदमी विभाजन स्पर्म बनाएगा, तो मेरी एक अकेली कोशिका से क्या होगा? तो बोले एक काम करो, तुम बहुत सारी कोशिका बढ़ा लो। ठीक बात है। इस बीच जो कार्यक्रम हुए हैं उस पे बताना पड़ेगा कि यहां पर विभाजन कौन सा हुआ है। तो इस कार्यक्रम पे जहां पर यह देखा जाएगा, यहां पर हुआ है सबसे पहले परिपक्वन। यहां पर सबसे पहला काम हुआ है जिसे हम कहते हैं कि इसने परिपक्वन दर्शाया है। इस कार्यक्रम में परिपक्वन हुआ है। दूसरे वाले कार्यक्रम में क्या हुआ है? दूसरे वाले कार्यक्रम में जो कार्यक्रम होगा उसे हम कहेंगे समसूत्री विभाजन। ओ माय गॉड, यहां पर समसूत्री विभाजन भी हुआ है। ओके। इस बीच अगर हम इनके गुणसूत्रों के ऊपर हम चर्चा करें कि गुणसूत्र कैसा है, तो अपरिपक्व जो नर जन्म कोशिका होती है बेटा, उसके पास 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। इसका यह मतलब है दे आर द्विगुणित। ये द्विगुणित है अपने आप को। इनके पास 46 गुणसूत्र हैं। 44 ऑटोजोम्स हैं, मतलब कायिक गुणसूत्र, और XY सेक्स क्रोमोजोम है, मतलब लिंग गुणसूत्र हैं और द्विगुणित है। जब इसने समसूत्री विभाजन किया होगा, शुक्रजनक कोशिका बनाई होगी, तो उसके पास में भी द्विगुणित स्ट्रक्चर रहा होगा। और जब उसने शुक्रजनक कोशिका बनाई होगी, तब भी उसके पास द्विगुणित संरचना ही रही होगी। मतलब इसके पास 46 गुणसूत्र, इसके पास 46 गुणसूत्र, इसके पास भी 46 गुणसूत्र रहे होंगे। तैयारी पूरी है। और इस पूरे कार्यक्रम को जब तक ये ऐसा होता है, इस प्रावस्था को हम कहते हैं बच्चा गुणन प्रावस्था। इस पूरी प्रावस्था को अगर हम एक साथ कहना चाहें कि इस प्रावस्था का कोई नाम होगा क्या, तो बोलना हाँ भैया, ये पूरा कार्यक्रम गुणन प्रावस्था है। बहुत शानदार। पहली प्रावस्था आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये जो हुआ है, ये कौन कौन सी कोशिका में बदलाव हुआ है, किस किस प्रकार की प्रक्रिया हुई है, किस किस प्रकार के इनके पास गुणसूत्र हैं, और इस प्रावस्था को कौन सा फेज कहते हैं। हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। हम इस फेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला स्लॉट कंप्लीट। फिर से रिकॉल करते हैं। नर जर्म कोशिका जो 46 गुणसूत्र के साथ है, विभाजन के लिए तैयार है। इसने अपने आप को परिपक्व किया, शुक्र जन कोशिका में कन्वर्ट हुआ, स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हुआ, 46 गुणसूत्र इसके पास भी है, परिपक्वन डन। इसके बाद इसको लगा कि मुझे बहुत सारी कोशिका बनानी पड़ेंगी, भविष्य में मैं खत्म हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो इसने अपनी शुक्रजनक कोशिका की संख्या बढ़ाई, 1 से 2, 4, 10 ऐसी संख्या बढ़ाई। संख्या बढ़ाना है, हूबहू कोशिका बनानी है, इसलिए इन्हें समसूत्री विभाजन करना पड़ा। और समसूत्री विभाजन कर खूब सारी संख्या बढ़ाई, इसलिए इनके पास भी 46 गुणसूत्र, इसके पास भी 46, इसके पास भी 46 गुणसूत्र बहुत सारी संख्या में कन्वर्ट हुए, इसलिए इसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था कहते हैं। सेट, मामला सेट हो गया। अगली कहानी में पहुंचे तो अब सब तैयार है, खूब सारी संख्या भी बढ़ गई, परिपक्व भी हो गए। अब विभाजन यहां से स्टार्ट होता है। इस विभाजन की सबसे पहली प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई अब इनको विभाजन करना है। तो इसने कहा विभाजन तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को और वृद्धि कर लेते हैं। तो इसने अपने आप की कोशिका की और वृद्धि कर ली, थोड़ा और परिपक्व हुआ, द्विगुणित कोशिका में कन्वर्ट हुआ। इस बीच इनके कार्यक्रम को हम कहते हैं बेटा कि इसे हम कहेंगे यहां पर कि वृद्धि होती है। वृद्धि होती है।
वृद्धि हुई है, सिर्फ अपने मटेरियल को डबल कर लिया। जब वृद्धि होगी सो यहां पर भी द्विगुणित कोशिका ही होगी क्योंकि वृद्धि किया है। और इस पर्टिकुलर फेज को हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, ग्रोथ फेज कहा जाता है कि विभाजन से पहले भाई साहब इसने अपनी वृद्धि कर ली। राइट? अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ तैयारियां चल रही हैं कि पहले परिपक्व करो, संख्या बढ़ाओ और अब वृद्धि कर लिए। यहां पे कोशिका का नाम पड़ जाएगा प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम कहते हैं बच्चों, इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी, इसका नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। राइट? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन करने जाएगा। यू ऑल नो कि अर्धसूत्री विभाजन दो पदों में होता है, प्रथम और द्वितीय। ओके, तो अब इसने अर्धसूत्री विभाजन करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही इसने अर्धसूत्री विभाजन करना स्टार्ट हुआ, इसने दो दो कोशिकाओं का निर्माण किया। एक, दो इसने बनाया, इसने भी अपनी दो दो कोशिकाओं का निर्माण किया। नाम पड़ा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं जो है बेटा किस विभाजन से बनी है? अब की बार हुआ है इसमें अर्धसूत्री विभाजन, और वो भी अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अब हुआ है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अब अगुणित हो गए हैं। इनके पास जो द्विगुणित थे, अब ये अपने गुणसूत्रों की संख्या को अगुणित कर गए। मतलब इनके पास 46 क्रोमोसोम थे टोटल, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम थे, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम थे, गुणसूत्र थे 46, इनके पास भी 46 गुणसूत्र थे। लेकिन अब की बार इसने अर्धसूत्री विभाजन किया है और यहां पर हो जाएंगे 23 गुणसूत्र। ठीक, 23 गुणसूत्र इनके पास हो जाएंगे। अब क्या होगा बॉस? अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन चुकी है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के बाद हमें उसे कन्वर्ट करना है। इसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां से ये क्या करेगा? इसने अपने आप को वापस विभाजन किया और हर किसी ने आगे विभाजन करते 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 विभाजन आगे लेकर चले गए। अब सबको ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी एक को मामले को समझ ले तो मामला क्लियर हो जाएगा। इसने दो बनाया, इसने भी दो बनाया, अगुणित 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 अगुणित। ठीक, सेम यहां पर भी ऐसी बनेगा, ये भी जो है सेम होगा, यहां पर लिख देना। ठीक, ये जो कोशिका बनी इसका नाम है शुक्राणु पुरुष। जो विभाजन हुआ बेटा इनके बीच में, उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री द्वितीय, मियोसिस सेकेंड। अर्धसूत्री द्वितीय से जो कोशिका बनी है वो शुक्राणु पुरुषु है। स्पर्मेटिड कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं बेटा जी स्पर्मेटिड। इसे हम स्पर्मेटिड सेल कहते हैं। और यहां पर गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री द्वितीय में भी समान ही बनी रहती है, अगुणित से अगुणित ही बने। इनके पास भी 23 गुणसूत्र ही होंगे। इनमें से किसी के पास एक्स जाएगा, किसी के पास वाई जाएगा। यहां तक की प्रक्रिया जो इसने की है, यहां पर इसने अपना क्या बोलना चाहिए, इसने अपने आप को परिपक्व किया है, विभाजन किया है। इस प्रक्रिया को हम प्रोलिफरेशन फेज यानी प्रचुरोद भवन अवस्था कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रचुरोद भवन प्रावस्था, और इस प्रावस्था का नाम है प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज। इस टाइप के डायग्राम बनाने से अच्छा यह होता है कि आप जब इसे दोबारा पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। अब शुरू करो एक एक करके कहानी, देखो एक एक करके इनकी कहानियों को फिर से समझने की कोशिश करो। अभी तक हमने क्या कार्यक्रम कर दिया है।
बॉस, यहां पर कोशिका लिखी हुई है, यहां पर डायग्राम बना हुआ है, यहां पर विभाजन लिखा हुआ है, यहां पर गुणसूत्र लिखे हुए हैं, यहां पर प्रावस्था लिखी हुई है। एक अकेला डायग्राम देखने पर लगेगा वाह क्या हमने इसे समझने की कोशिश की है। अब इसका रिवीजन करने का वक्त आ चुका है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन पे आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे कि शुक्रजनक कोशिका जब प्राथमिक शुक्र कोशिका में कन्वर्ट होती है तो कौन सा विभाजन करती है। क्या कोई विभाजन हुआ? देयर इज नो डिवीजन, सिर्फ वृद्धि हुई है। प्राथमिक से द्वितीयक कन्वर्ट करने में हमने कौन सा विभाजन किया? प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन। द्वितीयक से शुक्राणु पुरुषु कन्वर्ट करने में हमने कौन सा विभाजन किया? अर्धसूत्रीय द्वितीय विभाजन। यही चीजें बार बार पूछी जाएंगी, ध्यान रखना। ओके, प्राथमिक में कितने गुणसूत्र हैं? द्विगुणित गुणसूत्र हैं, मतलब 46। द्वितीयक में कितने हैं? 23। शुक्राणु पुरुषों में कितने हैं? 23। यही चीजें बार बार पूछी जाती हैं और मन लगा के पूछी जाती हैं। एक और सवाल कि एक अकेली प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी शुक्राणु कोशिका कितने शुक्राणु पुरुषों का निर्माण किया? तो गौर देखिएगा कि एक ये है, ये दूसरी है। पहली एक शुक्राणु जन कोशिका ने, मान लो शुक्राणु कोशिका जो है, एक ने 4 शुक्राणु पुरुषु बनाए हैं, एक ने 4 शुक्राणु पुरुषु बनाए हैं, और यह प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट को तरफ देखें तो इस पे कुछ कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि यार ये स्पर्म जैसा दिख नहीं रहा यार, लेकिन ये स्पर्म जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों ऐसा, क्या हो गया है इसको? तो बोले इसको थोड़ा सा ना परिपक्वन इसको और देना पड़ेगा, तब जाकर ये स्पर्म जैसा बनेगा। तो ये स्पर्म जैसा, ऐसा ये जो पूंछ ऊंच ये सब जो चीज है वो कैसे बनेगी? तब इसका नाम पड़ेगा शुक्राणु पुरुषु। क्या किया इसने इसको बनाने के लिए? तो शुक्राणु पुरुषों से शुक्राणु बनाने के लिए इसने क्या किया? इसने यहां पर प्रक्रिया का नाम अब की बार क्या कर देता है? इसे हम कहते हैं विभेदन। कि भाई गोल गोल कोशिका थी, हाथ पैर थे नहीं, अब इसने हाथ पैर बनाया है, विभेदन। इस प्रक्रिया का नाम है शुक्राणु जनन। इस प्रक्रिया का नाम है शुक्राणु जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी स्पर्मियोजेनेसिस। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु या शुक्राणु पुरुषों का निर्माण करना स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्र जनन है। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन का मतलब है शुक्राणु पुरुषों से शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु पुरुषों से शुक्राणु का निर्माण करना, यह एक प्रक्रिया है। इस बीच अब भी इनके पास 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, क्योंकि इसने सिर्फ अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा विभेदन ही किया है। बहुत ही शानदार पॉइंट, बहुत ही शानदार चीज। आपको इसके ऊपर में अब क्वेश्चन बनाने का वक्त आ चुका है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का वक्त आ चुका है। लाइन से मैं आपको कुछ होमवर्क टाइप की चीजें देता हूं, आपको वो कन्वर्ट करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे ये करना है कि आप सिर्फ सेल का क्रम लिखिए, कोशिका का क्रम लिखिए, कुछ मत याद करिए। सबसे पहले आप याद रखिए कोशिका का क्रम, कि भाई जर्म कोशिका से स्टार्ट हुआ था। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है। कोशिका का क्रम, जर्म कोशिका, फिर स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर शुक्राणु पुरुषु, फिर उसके बाद शुक्राणु। ये क्रम हो गया, यही सीक्वेंस है, आप ध्यान रखना। दूसरा चीज फिर आप लिखेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, प्रोसेस कौन सा हुआ, प्रोसेस कौन सा हुआ। तो इस प्रोसेस में मैं फिर से हिंट दे देता हूं, जर्म कोशिका से शुक्राणु जन कोशिका बनाने में परिपक्वन लगा, शुक्रजन कोशिका से बहुत सारी शुक्रजन कोशिका बनाने के लिए समसूत्री विभाजन लगा,
शुक्रजन कोशिका से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका बनाने में इसमें हमने सिर्फ वृद्धि करवाई है। प्राथमिक से द्वितीयक बनाने में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक से शुक्राणु पुरुषु बनाने में हमने सेकेंडरी अर्धसूत्र द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन, और उसके बाद शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु बनाने में हमने विभेदन किया है, जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम आप बताओ। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो फिर आप उस सीक्वेंस में लिखना कि बेटा जी जो पहला था हमारा, देखो रिवीजन जितना अच्छा करोगे उतना बढ़िया होगा, कि जर्म कोशिका द्विगुणित, शुक्राणु जन कोशिका द्विगुणित, शुक्राणु जन कोशिका द्विगुणित, प्राथमिक द्विगुणित, और उसके बाद द्वितीयक शुक्राणु पुरुष शुक्राणु, ये सब अगुणित। इनके पास 23 गुणसूत्र है। ये हो गई पूरी कहानी। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, जवाब दीजिए। आपको दोबारा ये चीज पढ़नी पड़ जाए तो फिर मैं क्या ही कह दूं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कोशिका कितने 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 क्या क्या कितने कितने पहला पॉइंट द्वितीयक शुक्राणु बनाती है। पहला क्वेश्चन आपसे, कितने द्वितीयक शुक्राणु बनाई यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाई, कितने शुक्राणु पुरुषु बनाए इसने, कितना शुक्राणु पुरुषु बनाया है इसने, स्पर्मेटिड बनाया है किसने इतना, और इसने कितना शुक्राणु बनाया है, ये आप बताइए। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आपके पास में हो जाएंगे तो ये कहानी आपकी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन द्विगुणित है, कौन कौन अगुणित है, ये एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। द्विगुणित सेल्स कौन कौन सी हैं, अगुणित सेल कौन कौन सी हैं। ये रिवीजन आपका आपको हमेशा याद रखवाएगा कि आपने किसी प्रक्रिया को पढ़ा था, और ये फुल डिटेल में बिना शॉर्टकट के, बिना कहानियों के आपको ये चीज याद हो जाती है। अब इसमें एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है और बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। अब इसके ऊपर चर्चा करने का वक्त आ चुका है। पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 नाम हैं, और तीनों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक प्रक्रिया हिंदी में लिखी हुई है शुक्रजनन, जिसे हम अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट? हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा है हमारे पास शुक्राणुजनन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और एक प्रक्रिया होती है और जिसे शुक्राणुयन कहते हैं, इसका नाम है स्पर्मिएशन। और आप उठा के देख लीजिए नीट के इतिहास कि इन जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, इन सभी पे सवाल है कि नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? शॉर्टकट में अगर हम डिटेल करें तो आप इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि जन कोशिका से हमने शुक्रजन, शुक्रजन को इंग्लिश में अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हमने कन्वर्ट कर दिया है बेटा जी शुक्राणु पुरुषु में कन्वर्ट हो गई। और इस बीच हमने यहां पर जो विभाजन किया है वो अर्धसूत्रीय विभाजन। यहां पर जो हमने विभाजन किया है वो अर्धसूत्रीय विभाजन है। डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे, शुक्राणु पुरुषु का निर्माण हो रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन से, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस में हमने क्या किया है कि हमारे पास था शुक्राणु पुरुषु यानी स्पर्मेटिड, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है शुक्राणु में, जिसे इंग्लिश में स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ भी जो कहते हैं, इस प्रक्रिया में हुई है विभेदन। विभेदन यू ऑल नो कि भाई इसके पास हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं थे, इसने अपने आप के हेड को बनाया, टेल को बनाया, तो ये विभेदन हो गया। एंड लास्ट शुक्राणुयन क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा अभी
आउटर हो जाएगा क्योंकि हमने वो चीज सेल पढ़ी नहीं अभी, कि भाई देखो वृषण के अंदर एक कोशिका होती है सर्टोली, माँ है स्पर्म की। माँ मतलब माँ पैदा नहीं करती, माँ उसको पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो उस कोशिका से जा करके बाहर निकलने की प्रक्रिया शुक्राणुयन, आप इसे देखना कि इसमें होता है यन लिखा हुआ है, एशन लिखा हुआ है, मतलब इसमें होता है मोशन, गति। तो इस प्रक्रिया को अभी अपन थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इसे डिटेल करेंगे। शुक्राणु का सरटोली कोशिका में, सरटोली जो सेल होती है उस कोशिका में, सर्टोली कोशिका में धसकर, सर्टोली कोशिका में धसकर, धसकर उसके अंदर चली जाती है, फुल्ली एम्बेडेड हो जाती है, पोषण प्राप्त कर, उससे अपना पोषण ओषण जो भी लेगा, पोषण प्राप्त कर, पोषण प्राप्त कर शुक्रजनक नलिका से मुक्त हो जाती है। शुक्रजनक नलिका से, वही सैमनीफेरस ट्यूब्यूल से जहां पर ये बना था, वहां से मामला निकल गया, बिल्लू जेल से फरार। ठीक है, शुक्रजनक नलिका प्राप्त कर शुक्रजनक नलिका से मुक्त होने की प्रक्रिया, मुक्त होने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट। थोड़े बड़े टॉपिक थे इसलिए बड़ा चीज हमने पढ़ा, और इतने मिनट में ये 35, 36, 38 या 40 मिनट्स में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने हिंट कर दिया। मैंने आपको इसके ऊपर कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि ये प्रक्रिया कब होती है। एक रिकॉल कर लेते हैं कि भैया हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहा था, वह प्रक्रिया जिससे स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजनक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, याद रखना इसमें समसूत्री भी होता है पर उसे मेंशन नहीं करना है, मेंशन नहीं करना, आप सिर्फ अर्धसूत्री को मेंशन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन कर शुक्राणु का निर्माण करना है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्र जनन है। यह प्रक्रिया का स्थान मेल में होगा, मेल में टेस्टिस में, वृषण में होगा। वृषण जो है दो होते हैं, एक जोड़ी होता है हमारे शरीर में। वृषण के अंदर वृषण पालिका होती हैं जो 250 पालिकाएं हैं एक टेस्टिस में। ठीक है, तो एक मनुष्य में 500 पालिकाएं हैं। वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिका है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। यही है वो जगह जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को जब ये स्टार्ट होता है तो उसे किशोरावस्था कहते हैं, मतलब प्यूबर्टी, 12-13 साल में ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसमें ये अवस्थाएं हैं, ये गुणसूत्र है, ये विभाजन है, ये कोशिकाएं हैं। याद करने की कोशिश जब भी करें तो एक साथ ना करें, पहले कोशिका कोशिका को याद करें। नर जन्म कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका, शुक्राणु, पुरुष शुक्राणु, एक लाइन से फिर याद करें। फिर आप याद करोगे इनके इनके सीक्वेंस में कौन कौन होगा। तो प्राथमिक के ऊपर, प्राथमिक से ऊपर, प्राथमिक और उसके ऊपर सब द्विगुणित है, प्राथमिक के नीचे सब अगुणित है। ठीक, ये भी याद हो गया। फिर ये बात याद रखना कि सबसे पहले हमने परिपक्वन किया था नर जन्म से शुक्राणुजन बनाने में, शुक्राणुजन से बहुत सारे शुक्राणुजन बनाने में हमने समसूत्री विभाजन किया। शुक्राणुजन से प्राथमिक बनाने में हमने यहां पर वृद्धि की है, और प्राथमिक से द्वितीयक बनाने में अर्धसूत्री प्रथम, द्वितीयक से शुक्राणु पुरुषो बनाने में अर्धसूत्री द्वितीय, और उसके बाद शुक्राणु बनाने के लिए विभेदन किया है। क्लियर, यहां तक प्रक्रिया जब तक हम उसका डुप्लीकेशन कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज गुणन प्रावस्था है, ये वृद्धि प्रावस्था, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था है। ठीक है, खुद से सवाल पूछिए, कोशिका का क्रम आप लिखिए यहां पर कि प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब पूछा। प्रोसेस में कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन सा विभाजन कब होता है, ध्यान रखना। प्राथमिक से द्वितीयक बनाने में अर्धसूत्री प्रथम, द्वितीयक से शुक्राणु पुरुषो बनाने में अर्धसूत्री द्वितीय, और शुक्राणु पुरुष से शुक्राणु बनाने के लिए विभेदन लगता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्राथमिक से ऊपर तक सारे द्विगुणित, उसके नीचे सब अगुणित। ठीक है, बाकी ये कोशिकाएं, ये कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। और यहां पर ये 3 प्रक्रियाओं का भी डिटेल हमने दे दिया है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से डिटेल, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कुछ टॉपिक और भी जो जरूरी है उन्हें आसान भाषा में आपको याद करवाने के लिए मैं आऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं, फुल्ली डिटेल मने लगा करके, ताकि आपको उसके ऊपर नीट के सारे क्वेश्चन बन जाए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन बना के देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ के देखो, एनसीईआरटी पढ़ के देखो, मजा ही आ जाएगा। एक और चीज, जो भी टॉपिक आपको लग रहा हो कि टफ हो, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कमेंट पे बताओ कि कैसी लगी ये क्लास, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि भाई अगर क्लास अच्छी है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको और कोई टॉपिक कोई टफ लगता हो तो कमेंट पे जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।